पढ़ा था उतने को रिवाइज कर लीजिए। एक तो अव्ययी भाव समास क्लियर कर लिया था, ठीक। दूसरा कर लिया था तत्पुरुष। अव्ययी भाव में याद रखने वाली 3 बातें थी। पहली कि जो 2 पद जुड़ेंगे उनमें से जो पहला वाला पद होगा वो अव्यय होगा। अव्यय का मतलब क्लियर कर लिया था कि अव्यय क्या होता है। अव्यय ऐसे उपसर्ग होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो उसके स्वरूप में परिवर्तन करना बंद कर देंगे, फिर उसमें परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन 3 आधारों पे होता है, जेंडर के आधार पे, नंबर के आधार पे और कारक के आधार पे। 3 आधारों पे होता है। तो वो 3 आधारों पे जो परिवर्तन होता है वो होना बंद हो जाएगा जब अव्यय जुड़ जाएंगे। पहला पद प्रधान होगा, ये बात याद रखनी है। दूसरा याद रखना था कि अव्ययी भाव 2 तरह का होता है। एक तो ये जो डेफिनेशन हुई उसमें केवल एक टाइप आएगा, उसको बोलते हैं अव्यय पद पूर्व, ठीक। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये होगा कि 2 के दोनों शब्द संज्ञा होंगे और रिपीट करेंगे, मतलब एक ही शब्द 2 बार आएगा। तो एक ही शब्द अगर 2 बार आए, जैसे बताया था एक एक, अगर एक एक की संधि करेंगे, एक बात और याद रखेंगे, ऐसे शब्दों की संधि करना और उनका समास करना दोनों में अंतर आ सकता है। अगर एक और एक की संधि करेंगे तो बनेगा शब्द एकाएक, और अगर एक और एक का समास करेंगे तो शब्द बनेगा एकाएक, दोनों में अंतर आएगा, ठीक। एक ये। और एक बात तीसरी बताई थी, वो बताई थी गिनती से संबंधित। ऐसी गिनतियां जो एक कम करके प्रदर्शित की जाती हैं उनके लिए उपसर्ग यूज होता है उन। तो उन जिन भी गिनतियों में लगता है वो सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। 1 2 3 4 5 कहीं समास नहीं होता क्योंकि वो अपने आप में मूल पद होते हैं। नहीं तो कोई पूछ दे, अगर 2 गिनतियां इकट्ठी कर दी जाए तो द्वंद्व हो सकता है। 3 4 5 7 ऐसे कर दिया जाए तो वो द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि जब उन्हें तोड़ेंगे तो बीच से और निकल आएगा, ठीक। एक ये तो हो गया अव्ययी भाव। दूसरा बताया था तत्पुरुष। तत्पुरुष की खासियत क्या थी? तत्पुरुष का जब भी आप विग्रह करेंगे तो विग्रह में कुछ कारक चिन्ह निकल के बाहर आ जाएंगे। वो कारक चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं? 2 नहीं होंगे। टोटल कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है, उन 8 में से 6 हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते। 2 कौन से नहीं हो सकते, ये आपके लिए एक प्रश्न बनता है। एक तो पहला वाला नहीं हो सकता, प्रथमा नहीं हो सकता। प्रथमा में क्या होता है? ने, कर्ता, वो नहीं होगा। और लास्ट वाला नहीं होगा, संबोधन नहीं होगा। पहला और 8वां नहीं हो सकता है, बाकी हो सकते हैं। अब अगर किसी शब्द को आप तोड़ते हैं और आ जाता है को, और आपसे पूछा जाए कि कौन सा तत्पुरुष है, मतलब तत्पुरुष के भीतर पूछा जाए कौन सा तत्पुरुष है और नाम न दिया जाए, गिनती दी जाए, तो जनरली जब आप गिनती करेंगे तो पहली बार में ही को का यूज करते हैं। लेकिन जब आप उत्तर दे रहे होंगे तो आपको उत्तर देना होगा द्वितीय तत्पुरुष, क्योंकि पहला वाला तो है ही नहीं तत्पुरुष में, उसे आप द्वितीय माने, ठीक। उसके बाद से क्रम है, यानी गिनती करते समय द्वितीय तृतीय जब कहेंगे तो पहले और आखिरी वाले को भी शामिल रखेंगे, लेकिन वो होंगे नहीं। प्रथमा और 8वां नहीं होगा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ इस तरह से होंगे। तो ये क्रम भी याद रखना है कारकों का। तोड़ते समय ध्यान रखना है, इस बात की ट्रिक लेकर के नहीं चलना है कि गाड़ी है तो द्वारा चलने वाली होगी, कि बैल द्वारा चलने वाली गाड़ी, फिर वैसे रेल द्वारा चलने वाली गाड़ी, गड़बड़ हो जाएगा। प्रत्येक शब्द का अर्थ लें, अर्थ लेकर के देखें, जो अर्थ निकलेगा वो ठीक। एक और एग्जाम्पल दे दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या दे दिया जाता है? एक और तत्पुरुष का भाग होता है, हो सकता है पढ़ा हो, हालांकि ये मसला संस्कृत का है, लेकिन हिंदी में भी कभी कभी उसको पूछ दिया जाता है। ये है क्या? इसको क्लियर कर लो, क्या है न तत्पुरुष, बताओ। ये दिखने में महत्वपूर्ण बात, गलती क्यों करवाता है ये दिखने में अव्ययी भाव जैसा होता है, क्योंकि ये अव्यय से ही बनता है। दरअसल इसकी खासियत यह है कि अगर किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ा जाए और उपसर्ग जुड़ते ही उस शब्द का जो अर्थ है वो नकारात्मक हो जाए, तो वहां पर जो समास होगा उसे कहेंगे न तत्पुरुष। वैसे तो तत्पुरुष है,
और अगर ये विकल्प में नहीं है तो ऐसी स्थिति में वही वाला शब्द चला जाएगा अव्ययी भाव। जैसे शब्द है अटूट, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो सारे नियम वैसे ही आपको दिखेंगे जैसे अव्ययी भाव में थे, अव्यय पद पूर्व वाले सेक्शन में। उसकी खासियत क्या थी कि दो शब्द होंगे, अब इसको अगर तोड़ेंगे ऐसे तो निकलेगा। ये पहला जो पद है वो उपसर्ग की तरह काम कर रहा है, उपसर्ग है। अब ये और आजमा के देख लें क्या ये उपसर्ग अव्यय की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब इसके साथ जुड़ने पे इसके स्वरूप को बदलना बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये ऐसा ही लिखा है तो क्या इसका रूप चेंज किया जा सकता है? टूटा टूटे हो सकता है, हो जाएगा ना, रूप चेंज हो जाएगा, टूटा टूटे हो जाएगा टूट का। लेकिन जैसे ही इसको इसमें जोड़ देते हैं, अब करो अटूटा अटूटे नहीं होता, अटूट ही होगा। यानी यह है जैसे ही जुड़ता है वैसे ही इसके स्वरूप में परिवर्तन करवाना बंद कर देता है। बंद कर दिया तो अब तो एकदम एक्यूरेट हो गया कि कौन सा है अव्ययी भाव है, अव्यय लग रहा है, अव्यय लग रहा है मूल शब्द में, तो अब वो अव्ययी भाव हो गया। लेकिन इस आ की एक और खासियत है, ये कर क्या रहा है, अब यहां आ जाओ, ये एक काम कर, ये इस उपसर्ग के लगने से जो मूल शब्द था उसका अर्थ ठीक उल्टा हो गया, या ये कहें कि विलोम शब्द बना दिया इसने। क्या किया? विलोम शब्द बना दिया है। देख लो, टूट मतलब टूटने वाला और अटूट ना टूटने वाला, अर्थ वही आ गया। एक और देखो, ना समझ, अब ये भी वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, इसमें ना जुड़ते ही इसका स्वरूप बदलना बंद हो गया, पहला। दूसरा, इसका जो अर्थ था उसका ठीक उल्टा और नकारात्मक। उल्टा का मतलब ये भी नहीं, उल्टा होकर सकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन उल्टा होकर नकारात्मक हो तभी न तत्पुरुष होगा, और उसके नाम में ही है ना, नहीं, नहीं आ रहा है। एक और देखो, अनभिज्ञ, विज्ञ मतलब, विज्ञ मतलब अर्थ अगर आ जाए कभी, विज्ञ शब्द का अर्थ पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? हाँ, विज्ञ मतलब जानकार, जानने वाला, और अनभिज्ञ मतलब न जानने वाला। अर्थ उल्टा हो रहा है, उल्टा होना अलग बात, उसमें नकारात्मकता आ रही है। तो एक बात दिमाग में बैठाओ, वो ये कि कहीं न जोड़ दिया जाए, न जोड़ दिया जाए, आ जोड़ दिया जाए, अन जोड़ दिया जाए, या फिर अन जोड़ दिया जाए। ये अगर कहीं भी जोड़े जाएंगे तो उस शब्द के अर्थ को नकारात्मक कर देंगे। यानी इन सब का मतलब क्या होता है? नहीं। इन सब का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? नहीं। ये अगर कहीं भी जोड़ दिए जाते हैं तो वहां पर जो समास होगा वो समास होगा न तत्पुरुष। क्लियर हुआ? अब दूसरी बात, हो सकता है यही शब्द दे दिया, मैंने यहां आपको पढ़ा दिए कि अनभिज्ञ किस में आएगा? न तत्पुरुष में। अटूट किस में आएगा? न तत्पुरुष में। नासमझ किस में आएगा? न तत्पुरुष में। अब आप परीक्षा में गए, वहां शब्द दे दिया गया अटूट, और नीचे चार विकल्प दिए गए। विकल्पों में दिया गया कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु और अव्ययी भाव। तो आप, सीधी सी बात है, यहां आपने पूरा सीख लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, विकल्पीय परीक्षा की समस्या ये भी है कि आप जो उत्तर एग्जैक्टली याद करके गए वहां नहीं लिख सकते, वहां आपको उत्तर देना है, उन्हीं में से चार विकल्प हैं। अब उन चार विकल्पों में से कोई विकल्प एग्जैक्टली सही है आप नहीं कह सकते, लेकिन बाकी तीन से ज्यादा सही है ये आप कह सकते हैं। तो उत्तर देते समय आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपके पास विकल्प कैसे हैं। यानी यहां वाले जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल दो जगह रह सकते हैं। कहां कहां? एक तो अव्ययी भाव में रह सकते हैं और दूसरा न तत्पुरुष में रह सकते हैं। लेकिन पहली वरीयता, अब बात वही आ गई कि अव्ययी भाव भी विकल्प में है और न तत्पुरुष भी विकल्प में है। अब आप क्या करेंगे? तो प्रथम वरीयता भी आपको स्थापित करनी पड़ेगी कि अगर दोनों ही उत्तर में है तो एक उत्तर देंगे तो क्या उत्तर देंगे? तो पहली वरीयता न तत्पुरुष की है, एक नंबर। ठीक, पहली वरीयता न तत्पुरुष की है, और दूसरी वरीयता जब ये नहीं होगा तो फिर अव्ययी भाव की है।
तीसरी कोई वरीयता है नहीं, क्योंकि ये शब्द दो ही जगह हो सकते हैं, या तो न तत्पुरुष में हो सकते हैं या फिर अव्ययीभाव में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गलती कहां होगी, ना के साथ तत्पुरुष शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर न तत्पुरुष नहीं है तो केवल तत्पुरुष है तो केवल तत्पुरुष कर दें, नहीं करेंगे। न तत्पुरुष के बाद सीधा विकल्प आएगा अव्ययीभाव का। दूसरा ऑप्शन आपका क्या रहेगा, अव्ययीभाव। तत्पुरुष कतई नहीं होगा, तत्पुरुष तो है ही नहीं, तत्पुरुष के गुण मिल रहे हैं यहाँ एक को, इनमें से कोई नहीं है, तो फिर जब ये दोनों नहीं है तो तीसरा विकल्प आपका हो सकता है, न तत्पुरुष या फिर अव्ययीभाव में से कुछ है, तो एक आपको उत्तर देना है। और अगर ये दोनों ही नहीं है फिर तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो दो ही हो सकते हैं, ये तत्पुरुष कतई नहीं होगा, ये याद रखना, क्योंकि तत्पुरुष की खासियत क्या है, तत्पुरुष जब टूटेगा तो क्या निकालेगा, एक कारक चिन्ह निकालेगा, कोई सा भी कारक चिन्ह। यहां अगर टूटेगा, अटूट को तोड़ो, कोई कारक चिन्ह निकल ही नहीं रहा, सीधा सीधा ये उपसर्ग वाला खेल है और कुछ है ही नहीं। और उपसर्ग केवल कहां होती है, अव्ययीभाव में होती है, लेकिन ये अलग बीच में आ गया, तो इसको अपना याद रखेंगे। तो एक ये हो गया न तत्पुरुष। दो लाइनें मैं बोले दे रहा हूं, वो लिख लो, एग्जाम्पल इसके लिख लेना। न तत्पुरुष में किसी निषेधात्मक, न तत्पुरुष में किसी निषेधात्मक, कोष्टक में लिख दीजिएगा नकारात्मक, निषेधात्मक और कोष्टक में नकारात्मक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नीचे नई लाइन में लिखिए प्रमुख नकारात्मक उपसर्ग, प्रमुख नकारात्मक उपसर्ग। और ये सारे 5 उपसर्ग मैंने दिए, ये लिख लो, ना, न, अन, आ और अन, मेनली इनका ही उपयोग होता है, ठीक है। अब एग्जांपल सबके सीरियल से लिख लो, ऐसे जैसे आपने ये उपसर्ग लिखे हैं, ना, न, आ, अन और अन, सबके एग्जांपल लिख लो। पहला एग्जांपल लिखो ना समझ, दूसरा एग्जांपल लिखिए नगण्य, नगण्य, इस तरह से नगण्य। क्या अर्थ हुआ, नगण्य मतलब शून्य नहीं। जैसे शब्द, मैं कई बार ये बात बता चुका हूं, तुम लोग बदल क्यों देते हो, शब्द जैसे दिया गया है उसका अर्थ वैसे दो, उसका विलोम वैसे दो, सारी चीजें वैसे ही दो, ज्यादा परिवर्तन ना करो। हाँ, गण्य मतलब होता है जिसको गिना जा सके, और न गण्य तो ना हो गया जिसको गिना ना जा सके, अगणनीय, ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं अगणनीय। तो पहला हो गया नासमझ, दूसरा हो गया नगण्य, तीसरा यही लिख लीजिए, चलो अगणनीय लिख लीजिए, या फिर इधर भी लिखा था अटूट लिख लीजिए, कुछ भी, अटल लिख लीजिए, ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक। फिर अनभिज्ञ लिख लीजिए, अब एक एग्जांपल मुझे दो जिसमें अन आता हो, ये वाला न आधातु, एक एग्जांपल दीजिए जिसमें अन इस तरह से है। अब यहां देखिए, जब ऐसी स्थिति आएगी तो उपसर्ग होते हुए भी हल्की फुल्की आपको प्रतीत होगी संधि जैसी, हालांकि वो होगी नहीं, निपात होगा, संधि नहीं होगी। ऐसी स्थिति, ऐसे शब्द तब बनेंगे जब इसके बाद एक स्वर आ रहा होगा, इसके साथ जो जुड़ा गया होगा वो स्वर से शुरू होगा तो ना आधा होगा, और अगर ना पूरा है इसके मतलब बाद में व्यंजन से शुरू हुआ होगा। जैसे अनभिज्ञ में हमने क्या किया, अन और भिज्ञ, भा से शुरू हो रहा है, दूसरा मतलब व्यंजन से शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है तो पूरा, अब ये आपको उपसर्ग में भी काम आएगा। जनरली कोई एक शब्द आपको देंगे
और उसमें अन आपको दिखेगा कि है इसमें उपसर्ग, और आपसे पूछेंगे इसमें कौन सी उपसर्ग है। तो जब कौन सी उपसर्ग पूछेंगे और विकल्प में उन्होंने एक बार अन लिखा, एक बार ना पूरा, एक बार या आधा लिखा, कुछ भी लिखा, तब तो सीधा क्लियर है, आप लगा देंगे। और अगर विकल्प में उसने दो लिखे, एक बार आधा ना एक बार पूरा ना, तो आपके पास क्या तरीका है ये पहचानने का कि इधर आधा ना रहा होगा या पूरा ना रहा होगा। तो आप उन्हें तोड़िए। ठीक, तोड़ने के बाद ये देखिए कि जो दूसरा खंड निकला है, जो दूसरा शब्दांश निकला है, उस दूसरे शब्दांश की शुरुआत कैसे हो रही है। अगर आपको मिल जाता है शुरुआत हो रही है व्यंजन से, तो ना पूरा वाला है, और अगर शुरुआत हो रही है स्वर से, तो फिर ना आधा वाला है, हलंत वाला है। ये बैठा लो दिमाग में, ये एक मोटा मोटा नियम है जब आप अन उपसर्ग को तोड़ेंगे या बताएंगे। उस स्थिति में एक शब्द होता है अनिच्छुक, तोड़ो, अन इच्छुक। ठीक, दूसरा शब्द कैसे शुरू हो रहा, ई, स्वर से शुरू हो रहा, स्वर से शुरू हो रहा, तो पहले वाले में जो अन का ना रहेगा वो कैसा रहेगा, आधा रहेगा। बस इतना याद रखें। ठीक है, ये आगे की बात है। हिंदी की खासियत क्या है, आप एक समय में एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते अगर आपको सही से पढ़ना है तो, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ चलेंगे। आप संधि पढ़ेंगे तो उपसर्ग भी पढ़ेंगे, आप समास पढ़ेंगे तो उपसर्ग प्रत्यय संधि सब कुछ पढ़ेंगे एक साथ। बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं और उनको वहीं समझते चलो जहां पे वो आते जाए। ठीक, अब आ जाओ दूसरे में। अगला जो है वो है द्वंद्व। लिखा हुआ गौर से देख लो, क्योंकि यह समास के रूप में बाद में पूछा जाएगा। पता लगा सबसे पहले स्पेलिंग एरर में पूछ दिया कि द्वंद्व लिखा ही कैसे जाता है, यही सबसे बड़ी समस्या। तो इसमें कुल मिलाकर के 5 वर्ण है। द्वंद्व में कितने वर्ण है, 5 वर्ण है। उन 5 वर्णों में से 2 केवल पूरे हैं, बाकी 3 वर्ण आधे हैं। द्वंद्व होता है। ठीक, ये बात याद रखें। जनरली कह क्या देते हैं, द्वंद्व, द लास्ट में बोलेंगे तो वह खा जाएंगे, वह गया कि आपका शब्द गलत हो गया तुरंत। तो याद रखें कि अपना उच्चारण पहले सही कर लें। वर्तनी अगर सही करनी है, शब्द शुद्ध तरीके से लिखना है, तो अपना उच्चारण सही कर लें। उच्चारण जब सही रहेगा तो सीधी सी बात है कि आप शब्दों को भी सही लिख पाएंगे। जनरली गलती हम हिंदी में क्यों करेंगे, हिंदी में इसलिए करते हैं कि हम पहले से कहते चले आ रहे हैं उनको गलत तरीके से, कहते चले आ रहे हैं तो गलत लिख भी जाएंगे, सीधी सी बात है, तो गलती हो जाएगी। द्वंद्व में क्या है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है द्वंद्व कहते किसे, पहले एक, हाँ, पहले एक युद्ध होता था युद्ध में भी द्वंद्व का अर्थ अलग होता है। पहले एक युद्ध होता था, उस युद्ध को कहते थे द्वंद्व युद्ध। उसकी खासियत समझिए। जनरली राजा महाराजाओं के युद्ध आपने ऐसे देखे होंगे, या मतलब टीवी पे देखे होंगे या पढ़े होंगे कि एक तरफ से एक राजा और उसकी सेना आई, दूसरी तरफ से एक राजा और उसकी सेना आई, और दोनों लड़े। ऐसे युद्ध होता था। जनरली राजा लड़ते भी नहीं थे, दोनों तरफ के सेनापति और सेना लड़ती थी, वो मारे जाते थे। राजा अपनी जगह पे मजे में, उसका अपना ही रहता था। लेकिन कुछ राजा ऐसे होते थे जो ये मानते थे कि लड़ाई तो मेरी और उस राजा की है, तो उसके बीच में प्रजा का क्या लेना देना, या सेना का क्या लेना देना, हम दोनों ही लड़के देख लेते हैं। अब हम दोनों में से जो जीतेगा वो जीता, जो हारेगा वो हारा। द्वंद्व युद्ध का मतलब होता था एक पे एक युद्ध होना। अंतर समझ में आया दोनों में, एक पे एक युद्ध होना। द्वंद्व की एक और खासियत होती थी कि युद्ध समाप्ति तभी होती थी जब एक मर जाता था, हारता नहीं था, मर जाता था। द्वंद्व की एक और खासियत कि एक खत्म। जनरली ये युद्ध ऐसा होता था कि एक मीडिएटर होता था, अंपायर मान लो, एक अंपायर होता था, वो एक टाइम पे इशारा करता था कि दोनों ने तलवार एक दूसरे की गर्दन पे रखी हुई है, उसने कहा डन, या 1 2 3 कुछ भी, तो फिर तलवार चली और जिसने पहले मार दिया वो बच गया, दूसरा मारा गया, ऐसा होता था। तो इसको बोलते थे द्वंद्व।
इसका सीधा सा अर्थ हुआ आमने सामने। सीधा सा मतलब आमने सामने। यानी ज्यादातर मोटे तौर पे जो आपको देखने को मिलेगा वो इसमें देखने को मिलेगा आपको दो विलोम शब्द, जनरली दो विलोम शब्द एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जैसे कह दिया जाएगा दिन रात। तो ये क्या है, एक विलोम है। तो इस तरह से जो आमने सामने वाले शब्द हैं मोस्टली वो आते हैं द्वंद्व में, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। ट्रिक यहीं पे जाके खत्म हो जाती है। इतनी ट्रिक है कि विलोम शब्द मिल जाए, बीच में डैश लगा मिल जाए, वो क्या होंगे, वो द्वंद्व होंगे। लेकिन मैं पीछे बता चुका हूं कि डैश द्वंद्व होने की गारंटी नहीं है। हाँ, विलोम शब्द काफी हद तक है, लेकिन डैश द्वंद्व होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं पीछे अभी भाव में भी डैश लगा चुका हूं। एक एक कौन सा है, अब अभी भाव है। ठीक, दिन रात के बीच में अगर डैश लगा है तो अब कैसे समझेंगे कि फिर द्वंद्व कैसे है। तो समझिए उसके भाव को, मूल को, उसकी डेफिनेशन को। द्वंद्व पहचानने का एक तरीका है कि जब आप विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय दो शब्द निकल के बाहर आएंगे बीच में से, जो कि छिपा दिए गए हैं, वो निकलेंगे और बाहर आ जाएंगे। वो दो शब्द कौन से हैं, एक शब्द है और। मतलब जब आप उन दोनों शब्दों को अलग करेंगे तो बीच में से एक शब्द निकल पड़ेगा, कौन सा, और। या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कि उनके बीच में से एक शब्द निकलेगा या तो विकल्प दिखाया जाएगा या जोड़ा दिखाया जाएगा। दो चीजें हो गई, क्या, या तो जोड़ा और या फिर विकल्प। ये अगर दिखाया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, द्वंद्व होगा। लेकिन इतना कंप्लीट नहीं है। द्वंद्व के तीन तरीके होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, विकल्पात्मक द्वंद्व। अब ये दोनों हो गए, एक और वाला, एक या वाला। तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। अब वो कंफ्यूज करेगा, वो तो इधर मैच ही नहीं करेगा। उसे आप सही से देखेंगे तो वो चला जाएगा विभाव में। मतलब द्वंद्व भी देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन नहीं है कि और तुमने रोटी वोटी खाई, इसमें एक शब्द आया रोटी वोटी, अंडरलाइन करो, बताओ कौन सा है समास, द्वंद्व। हाँ, बस इतना ही है समस्या। अगर बात पूरी आपको पता नहीं होगी, आप ट्रिक पे टिके रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बात पूरी पता होनी चाहिए, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बात पूरी पता होगी, गलतियां नहीं होगी। तुम बहुत गड़बड़ सड़बड़ करते हो। दो जोड़े मैंने भी बताया आपको, रोटी वोटी, गड़बड़ सड़बड़, उबड़ खाबड़। अब इन शब्दों को अलग करो, जरा निकाल के बाहर रखो और इन शब्दों के अर्थ निकालो। ठीक है, रोटी वोटी खाई, रोटी तो खाई, वोटी क्या है। दूसरा वाला शब्द कैसा है, उसके कोई मायने नहीं है, वो निरर्थक है, फिजूल है, कोई मतलब नहीं उसका। दूसरा क्या था, गड़बड़ सड़बड़। तो गड़बड़ का तो पता है, मतलब डिसऑर्डर। सड़बड़ क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस हमने अपनी लय बनाई थी बोलने की, हमने एक रिदम बनाया था, वो रिदम में निकल गया। तीसरा एक और शब्द बोला, उबड़ खाबड़। क्या मतलब होता है इसका, नहीं उबड़ का क्या मतलब होता है, खाबड़ का क्या मतलब। इन दोनों का कोई मतलब नहीं होता है, असल बात। ना उबड़ का कोई मतलब होता है, ना खाबड़ का मतलब होता है। दो के दोनों ही निरर्थक शब्द है, लेकिन दोनों जब इकट्ठे आते हैं तो आपको एक भाव देके जाते हैं, मतलब कुछ समझा के जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि ऊंचा नीचा होगा। उबड़ खाबड़ मतलब ऊंचा नीचा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उबड़ मतलब ऊंचा, खाबड़ मतलब नीचा। ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों का कोई अर्थ नहीं है। ठीक? तो ऐसे शब्द जिनमें एक शब्द या दोनों शब्द निरर्थक हो, जिनका अर्थ ना निकलता हो, वो भी द्वंद्व होते हैं। वो तीसरे टाइप का द्वंद्व होता है, कौन सा, समाहार द्वंद्व। ठीक, ये है द्वंद्व। इतना था द्वंद्व। जनरली निपटा देते हैं कि डैश लगे, द्वंद्व खत्म, और उसके बाद से सवाल शुरू, फिर तुम्हारी बुद्धिमानी खत्म। अब लिख लो थोड़ा द्वंद्व, दो लाइन में डेफिनेशन लिख लो। इस समास के
दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। सामसिक पद का विग्रह करने पर, सामसिक पद का विग्रह करने पर और अथवा या शब्द निकलकर आते हैं, और अथवा या शब्द निकलकर आते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। देखो, अब तीन भेद होते हैं। पहले भेद को बोलते हैं इतरेतर द्वंद। कभी हो सकता है, अगर पूछने वाले का मूड यही है कि तुम्हें उलझाना ही है, तो वो द्वंद तो दे ही, फिर द्वंद के बाद तुमसे तीन विकल्पों में द्वंद के ही नाम लिख दे। इतरेतर लिख दे, ठीक, विकल्पात्मक लिख दे, या समाहार लिख दे। वो कैसे भी करके तीनों वही लिख दे, ये भी संभव है। समझिए, इतरेतर द्वंद क्या है। इतरेतर द्वंद में ये याद रखो कि जब आप इसे तोड़ेंगे तो तोड़ते समय जो मध्य में एक विलुप्त शब्द है जो अभी तक छिपा था, तोड़ने पे निकल के बाहर आएगा, वो निकला हुआ शब्द क्या होगा? और। तो जब जोड़ बताया जा, जब युग्म दिखाया जा रहा हो, यानी बीच में और लगाया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में जो द्वंद होता है उसको बोलते हैं इतरेतर द्वंद। एग्जाम्पल देख लो। दिन रात तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? लेकिन। जनरली दिन और रात निकलेगा, लेकिन कभी कभी यह भी निकल सकता है। अगर कभी आपको सेंटेंस में पिरो के दे दिया जाए दिन रात, और उसका अर्थ ऐसा हो कि दिन या रात, तो भी हो सकता है। तो यहां पे दिया गया कोई भी एग्जांपल एकदम एक्यूरेट नहीं होगा कि इसका मतलब यही होगा। ठीक, ये क्या है? इसको भी तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? अब यहां देखिए, जनरली दिमाग में एक फीडिंग है, उस गलत फीडिंग को आप डिलीट मारिए और नया डेटा फीड कर लीजिए। इन दोनों एग्जांपल्स में आपको दिख रहा है डैश। ठीक, दोनों एग्जांपल्स में आपको दिख रहा है अप्रोक्सीमेट बिलोम, लगभग बिलोम है, मतलब ये तो एग्जैक्ट है, दूसरा वाला लगभग है। ठीक, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि विलोम ना हो, एक ही शब्द हो। यह शब्द बड़ा परेशान करता है, बड़ा परेशान करता है। हाँ, इसको जब तोड़ेंगे तो निकलेगा धर्म और अधर्म, लेकिन दिमाग को बहुत शांत रख के ऐसे सवालों का जवाब देना है। एकाएक अव्ययी भाव। फिर ये कैसे दोनों? उधर भी तो आ रहा है एक और एक। वेरी गुड। बस बस वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए ऐसे एग्जांपल देता हूं ताकि दिमाग तुम्हारा चल के वहां तक पहुंच जाए जहां तक मुझे पहुंचाना है। उसे जब आप तोड़ेंगे तो दोनों शब्द समान निकलेंगे, इक्वल, एक और एक, एक और एक ही है दोनों शब्द, बारंबार, बार बार। ठीक है, वहां भी वैसे ही निकलेगा, डैश भी लगा निकलेगा, वो दिखेगा कि इधर का है, लेकिन वो वही है। लेकिन जब इन दोनों को तोड़ेंगे, ऐसे तो हमें दोनों बार धर्म दिख रहा है, लेकिन एक बार अधर्म है। ठीक है, धर्मा में जो आ है वो इसका पूरा एक आ, और इसका एक आ, तब ये बड़ा आ बना। अगर वैसे करके देखें तो क्या है? एक संधि है। ठीक, लेकिन अब वो संधि की तो बात छोड़ो, चूंकि हम समास की बात कर रहे हैं,
तो ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, एक नहीं है, ये बात याद रखिए। जब आपको शब्दों का जोड़ा मिले तो तोड़ के ये जरूर देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक शब्द के आगे आ लगा। जैसे धर्माधर्म में धर्म और अधर्म निकलेगा, धर्म और धर्म अगर निकलता तो अव्ययभाव हो जाता, लेकिन धर्म और अधर्म निकल रहा है, इसका मतलब वो द्वंद्व है। और एग्जाम्पल्स भी ऐसे हैं जो आपको परेशान करेंगे, इकट्ठे लिखे होते हैं और उनमें डैश नहीं होता है। राधे श्याम, राधा और श्याम, इसके बीच में भी निकल रहा है। एक और शब्द है, वो भी आपको कंफ्यूज करेगा। घनश्याम, द्वंद्व समास है? नहीं है, वो नहीं है। मतलब मैं लिख रहा हूं लगा लग तो फिर है, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि यहां आप क्या करेंगे, यहां और नहीं लगा सकते, घन और श्याम नहीं। श्याम है जो घन, कर्मधारय हो गया, अलग है वो इधर नहीं है। तो ऐसा भी मतलब नहीं है कि श्याम किसी में लगा है किसी के साथ भी तो वो फिर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऐसा संभव नहीं है। ठीक, और देखो ये है, ये है, ठीक है, सीताराम, ये तो है। ये यहां नहीं है, ये कहां है, अव्ययी भाव में है। हालांकि निकलेगा अनेक और अनेक निकलेगा, लेकिन दोनों बार अनेक अनेक ही निकलेगा। रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है तो कहां जाएगा, अव्ययी भाव में। तो एग्जाम्पल्स देखते समय भी ध्यान रखिएगा, तोड़ के देख लीजिएगा। दो बातें याद रखिएगा ऐसे एग्जाम्पल्स में जिनमें और निकल आता है, और यहां भी निकल सकता है और अव्ययी भाव में भी निकल सकता है। अव्ययी भाव के और की समस्या यह है कि उसका पहला पद दूसरा पद एग्जैक्टली सेम होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन यहां पे दोनों पद अलग अलग होंगे। अलग अलग हैं तो द्वंद्व, और अगर अलग अलग नहीं है तो बस इतना याद रखो। दूसरा लिख लो, विकल्पात्मक द्वंद्व। इसकी खासियत क्या है भाई, इसकी खासियत है या जब आप शब्दों को तोड़ेंगे तो शब्दों को तोड़ते समय अब क्या निकल के आएगा, या निकल के आएगा, ऊंच नीच, ऊंचा या नीचा, ठीक है, या निकल के आएगा। जब या निकल के आए तो विकल्पात्मक द्वंद्व होता है। और तीसरा एक और देख लीजिए, उसको बोलते हैं समाहार द्वंद्व। बस यही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा, समाहार द्वंद्व। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत है निरर्थक शब्दों का प्रयोग। शब्द है ऊल जलूल, क्या मतलब होता है, तो ऊल जलूल का मतलब ही होता है निरर्थक। और दो के दोनों बेकार के शब्द हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों जब इकट्ठे आ रहे हैं तो कुछ बता रहे हैं आपको। ठीक, ऐसे ही उबड़ खाबड़, रोटी वोटी, इस तरह के शब्द जिनमें एक जोड़ा हो, उस जोड़े में तो या तो एक शब्द बेकार का हो या फिर दो के दोनों शब्द बेकार के हो, तो ऐसी स्थिति में वो कहलाता है समाहार द्वंद्व। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अच्छा एक बात यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, वो मैं बताऊं, लिखो, नोट लिख लीजिए, बाकी ये तो लिख ही लोगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नोट वाला लिख लो, वो हो सकता है दिमाग से उतर जाए। देखिए, जब किसी सामसिक पद को, जब किसी सामसिक पद को विग्रह करते समय
सामसिक पद को विग्रह करते समय और शब्द निकलता है, और शब्द निकलता है, तो यह ध्यान रखें कि यह ध्यान रखें कि यदि दोनों पद समान है तो अव्ययी भाव समास होगा। यदि दोनों पद समान है तो अव्ययी भाव समास होगा। और यदि असमान है तो, और यदि असमान है तो फिर कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक, ये बात दिमाग में रखनी है, इसको लेकर के कंफ्यूजन, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, एक और देख लो। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि मामला बहुत धीरे चल रहा है? इतनी धीरे तो बैलगाड़ी भी नहीं चलती, क्योंकि आज तीसरा दिन है और हम लगातार समास पढ़े जा रहे हैं। उसको भी आज खत्म होने का मुझे तो नहीं लग रहा कि हो पाएगा। 10-15 मिनट बचे, 10-15 मिनट में तो एक ही निपट पाएगा बड़ी मुश्किल से, और अभी बाकी 3 है। ठीक, तो अगर जल्दी हो तो फिर बताओ, जल्दी स्पीड बढ़ा दें, और अगर सीखना है तो फिर यही स्पीड सही है। द्विगु समास, अगदी। द्विगु को जनरली आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? द्विगु को जनरली आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहले तो ये मुझे बताएं। जनरली द्विगु को आइडेंटिफाई करने का एक ही ट्रिक होती है, एक ही तरीका होता है कि संख्यावाची शब्द आया होता है, संख्या आई होती है। कुल मिला के दिमाग में, अच्छा दोनों बातों में अंतर है, संख्यावाची शब्द आया हुआ है और संख्या आई हुई। संख्या आई हुई है तो द्विगु कतई नहीं होगा, होगा ही नहीं बिल्कुल भी। अगर केवल संख्या ही दी गई है तो फिर वहां द्वंद्व हो सकता है, अव्ययीभाव हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन द्विगु तो कतई नहीं होगा। द्विगु होने की पहली कंडीशन है कि दो पद हो। दो पदों में पहली कंडीशन है कि पहला पद संख्यावाची हो, पूर्व का पद, और दूसरा पद संज्ञा हो, यह कंडीशन है। जो दूसरा पद है वो मूल पद है और उसकी गिनती बता दी जाए पहले में, कुल मिलाकर के बने एक पद, तब होगा द्विगु समास। अब द्विगु के साथ समस्या कहां आती है? समस्या जनरली द्विगु के साथ आती है दो और समासों को लेकर के, एक कर्मधारय, एक बहुब्री। मतलब द्विगु वाला जो एग्जांपल है वो दो और जगह हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्री भी हो सकता है। दरअसल द्विगु वाले में खासियत ये होती है कि बाद का शब्द, ऐसे दो शब्द होते हैं, जैसे हमने लिख दिया चौराहा, ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, एक चीज है चार, एक चीज है राह, ऐसे ही तो है, दो चीजें, एक है चार, एक है राह। अब ये जो राह शब्द है ये क्या है? संज्ञा है। इनके बीच में जो संबंध है, अब इन दोनों शब्दों के बीच में ये संज्ञा है, और ये वाला जो शब्द है इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ये तो है। और जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? उसको विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको विशेषण कहते हैं। पहले तो कंफ्यूजन होने के कारण समझ लो कि कंफ्यूजन होते क्यों। अब इसे छोड़ दो, यहीं रख दो, कर्मधारय में आ जाओ। कर्मधारय आप कैसे पता लगाते हैं? दो कंडीशंस होती है, या तो विशेषण विशेषण का संबंध होगा, या उपमेय उपमान का संबंध होगा, ऐसे तो पता लगाते हैं। दो ही तरीके हैं, एक इधर भी है उनमें से। अब उपमेय उपमान वाला तो एग्जैक्टली जैसे ही आएगा बता देंगे कि यह है कर्मधारय, ठीक है। जैसा भी आया था घनश्याम, नहीं घनश्याम भी विशेषण विशेष है, लेकिन इधर नहीं आ रहा। अब विशेषण विशेष की खासियत यह है कि विशेषण विशेष वाला कर्मधारय भी होगा, विशेषण विशेष वाला द्विगु भी होगा, और धोखे में तीसरा अर्थ निकल आया तो बहुब्री भी हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, दस आनन, इसका मतलब हुआ 10 प्लस आनन, ये तो मतलब हुआ
अब 10 प्लस आनंद हुआ, ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, ये संज्ञा है और ये विशेषण है। अब जो विशेषण है उसकी खासियत है संख्यावाची है, विशेषण संख्यावाची भी होते होते तो ये संख्यावाची है। अब संख्यावाची विशेषण है और इधर विशेष है, उस हिसाब से द्विगु है। ये विशेषण है, अब संख्यावाची भूल जाओ, क्योंकि संख्यावाची होना विशेषण के भीतर की बात है, कम से कम विशेषण तो है ही। अब ये विशेषण और ये विशेष है, इसके हिसाब से हो गया कर्मधारय, और दशानन का मतलब रावण होता है। अब क्या हो गया, अब बोबरी हो गया। समस्या यहां है ही नहीं, समस्या ये है कि तीसरा अर्थ निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, या तो आपको दुनिया के सारे तीसरे अर्थ पता हो या फिर कोई और तरीका। तो पहला वाला काम तो मुझे लगता है कि संभव नहीं है। पहला वाला संभव है कि दुनिया के सारे तीसरे अर्थ पता हो आपको। हालांकि अगर आपको 10-12 आरती वारती पता है तो बोबरी समास आपका ठीक है, और केवल आरती पता होने से काम नहीं चलेगा, आरती का अर्थ आता हो, नहीं तो फिर ऐसे ही चिल्ला रहे हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो सब बेकार, कोई मतलब नहीं। जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं आपको ये प्रयास करना चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूं कि आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीखना चाहते हैं, हर जगह आप जहां कहीं भी जाते हैं आपके मतलब का मटेरियल निकलेगा, हर जगह से आपके मतलब का मटेरियल निकलेगा, बस आप निकालने वाले हो। आपके मन में ये चल रहा हो कि नहीं मुझे निकालना है अपने मतलब की चीज, तो हर जगह से निकलेगी। और अगर आप नहीं निकालना चाहते तो फिर आप जहां कक्षा में सीखने के लिए ही आए हैं वहां भी नहीं निकाल पाएंगे, वहां भी संभव नहीं हो पाएगा। एक स्टोरी मैं बताता हूं, आज फिर बता दूं, शायद कुछ लोगों की जागृति हो जाए। अभी पिछले 7-8 साल का दौर छोड़ दो, अभी तो फिल्में, मोबाइल, वो सब जेब में आ गया है। इससे पीछे वाली पीढ़ी जो थी, मेरी वाली पीढ़ी जो थी, वो फिल्म देखने के लिए इंतजार करती थी कि गांव में किसी के यहाँ लगन चढ़े, किसी की लल्ला पैदा हो, उसकी छठी हो तो वीडियो चले, और फिर संध्या कोई बोरा लेके पहुंच जाते थे, पूरी रात देखते थे, दूसरे दिन पूरे दिन उगाते थे, लेकिन देखते पूरी रात थे। क्रेज था ना उन चीजों का, देखने को नहीं मिलती थी। अब जो बच्चे होते थे उन बेचारों को तो सिनेमा जाने की नौबत आती नहीं थी, मौका मिलता नहीं था। जो बड़े होते थे वो कभी कभी फिल्म देखा थे। मामला है आपको पड़ोस का, सराय दौलत गांव है, वहां एक मिस्त्री हुआ करते थे, उनका नाम था फरीद, मैं पूरा बता दूं। थे फिरोज के पिता, फिरोज है, फिरोज है अभी, फिरोज भी चले गए, उनके पिता थे, बुजुर्ग थे, मतलब 50 का 60 उनकी एज रही होगी। गुरसाईगंज में वो था टाकीज, तो वो हर बृहस्पतिवार को बाजार लगता है गुरसाईगंज का, तो वो हर बृहस्पतिवार को जाते थे फिल्म देखने। अब उस दौर के जो लड़के थे उनको बड़ा वोट लगा कि हम जाएं तो समझ आता है, ये बुढ़ा क्यों जाता है, इसको तो नहीं जाना चाहिए, अब इसको भजन करने का टाइम है, ये फिल्म देख रहा है, ये भी तो ठीक नहीं है। तो अब उनसे एक दिन जब लड़कों से नहीं रहा गया तो उन्होंने पूछ दिया, उन्होंने कहा तुम हर बृहस्पतिवार को फिल्म देखने जाते, बड़े शौकीन हो तुम। तो उन्होंने, ऐसा आदमी जो होता है वो जो अपने काम में लगा होता है वो बहुत ज्यादा जवाब नहीं देता, वो कहता हाँ ठीक है जाते हैं। अच्छा पिछले वाले बृहस्पतिवार को कौन सी फिल्म देखी थी? बोले पता नहीं, नाम नहीं पता मुझे। हाँ, तो हीरो कौन था उसमें? बोले ये भी नहीं पता। कोई हीरोइन कौन थी? वो भी नहीं पता। विलन कौन था? वो भी नहीं पता। तो फिर अच्छा स्टोरी क्या थी, थोड़ी थोड़ी तो बता दो। बोले वो भी नहीं पता। अब वो जो पूछने वाला था वो और ज्यादा कंफ्यूज कि अब ये लग रहा है कि बुढ़ा साइको है, जाता हर बृहस्पतिवार को है, टाइम से निकल जाता है, पूरी फिल्म देखता है, पैसा भी दे आता है, और उसको कुछ पता भी नहीं है क्यों जाता है। तो उन्होंने कहा फिर काहे जाते हो जब तुम्हें कुछ पता नहीं है? बोले हम तो उसमें बिल्डिंगें देखने जाते हैं। वो कौन थे? मिस्त्री। उनके मतलब की चीज क्या थी? वो देखने जाते थे। ये रियल कहानी है, ये मतलब वैसी नहीं है कि मैंने बना दी और तुम्हें सुना दी, अभी प्रूफ भी हो गया कि वो थे। और जो
हंसवाल विद्यालय है वो उन्होंने ही बनाया था, पहले वाले 2 कमरे, तुम्हारे तो मोहल्ले की बात है। तो ये रियल की घटना है। अब आप भी जाते हैं सैकड़ों जगहों पे, निकालते हो अपने मतलब का कुछ, निकाल लिया तो। जब फरीद मिस्त्री बिना पढ़े लिखे निकाल सकते हैं, तो तुम्हें तो पढ़े लिखे होगे, तुम्हें तो निकाल लेना चाहिए अपने मतलब का। भागवत भी सुनने जाते हो तो समस्या है कि निकालते हो, तुम्हारा मतलब गलत होता है कि धुन बढ़िया नहीं बजाई शास्त्री ने। अब शास्त्री ने जो कहा, तुम्हारे मतलब के उसके शब्द हो सकते हैं, वहां सुने, कुछ के अर्थ समझ में आए, कुछ के नहीं आए, जिनके नहीं आए उनका ढूंढने का प्रयास करो, कुछ तो वोकैब ठीक होगी, इधर हिंदी में काम आ जाएगी किसी दिन। कहीं भी जाइए आपके मतलब का कुछ ना कुछ होता है, बस कमजोरी आंखों में है कि वो जो तुम्हारे मतलब का था वो दिखा या नहीं दिखा। ऑब्जर्वेशन आपका कैसा है इस पे निर्भर करता है। तो अपने मतलब का निकाल लिया करो। बोबरी में मैं बता रहा था कि बोबरी की खासियत क्या है। बोबरी की अगर आपको 10-15 आरतियां याद हैं तो सारे देवी देवताओं के तरह तरह के नाम उन आरतियों में होते हैं। पवन सुत, अंजन लाल, ये सब क्या है? हनुमान है, सब हनुमान है। आपको पता है तीसरा अर्थ क्या है? हनुमान है। तो हो गया बोबरी, ऐसा करके याद हो जाएगा। आरतियां पढ़ लेना, आज 4-5 पढ़ लेना, 4-5 पढ़ लेना, सब जितने नाम आ रहे हैं वो सब अंडरलाइन कर लेना, वो सब बोबरी समास है सारे के सारे। खैर उतना नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, समझिए। बहुब्रीह और इसके बीच में, द्विगु के बीच में एक बेसिक अंतर होता है। मैं 2 शब्दों के माध्यम से आपको केवल बता रहा हूं, अगर बात समझ आ जाए तो पर्याप्त है। 2 शब्द मैं ले रहा हूं, चौराहा और दसानन, ज्यादा बेहतर है। ये आपको पता है काय में आएगा, दुग में आएगा। ये भी आपको पता है काय में आएगा, बहुव्रीहि में आएगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों का अंतर समझिए। यहां जो दिया जाएगा उसकी खासियत यह है, चौराहा बना लो, ऐसे ही तो है। चौराहा का मतलब यही है, ये जो बिंदु है इसको चौराहा बोलेंगे। ठीक, ये 4 रास्ते हैं और ये जो बिंदु है इसको हम चौराहा बोलेंगे। दशानन में क्या है? ये प्रतीकात्मक मसला है, रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। ये रियल होता है, ये सिंबॉलिक है, रियल में नहीं है। देखा है दशानन किसी ने? नहीं देखा है। ये सिंबॉलिक है, ऐसा तो देखा होगा, रियल है। अब समझिए दशानन के मतलब हुआ कि उसके 10 शीश हैं और उसके 10 के 10 शीश अलग अलग ऑपरेट नहीं करते, अलग अलग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एक मुंडी हटाओ, पूरा दशानन ही खत्म हो जाएगा, फिर काय का दशानन, और नवानन होता नहीं है। यानी इस शब्द का बाद में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, ये शब्द ही खत्म हो गया। उसमें से जैसे ही आपने एक कमी की, पूरा शब्द खत्म, अवधारणा ही खत्म, कॉन्सेप्ट ही गायब हो गया। इसमें यही करके देखो, कुछ और बन गया। क्या हो गया? अब एक और रास्ता ब्लॉक कर दिए, एक और रास्ता ब्लॉक कर दी। अब एक राह नहीं होगा, राह है केवल। ठीक है, एक राह तो नहीं होगा लेकिन राह तो है। लेकिन इसमें जैसे जैसे हम हटाते चले गए, कुछ ना कुछ बनता चला गया, कुछ ना कुछ तो था। इसमें से जैसे ही हमने एक कमी की, पूरा शब्द, पूरा कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गया, कुछ भी बचा ही नहीं। अब अंतर समझ में आया? अगर इस एग्जाम्पल से भी नहीं आया तो फिर मैं इसकी डेफिनेशन नहीं बता सकता। अगर बाद में कुछ बचता है, उसमें से कुछ हटाने के बाद भी, तो द्विगु, और हटाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है तो बहुब्रीहि। ये मोटा तरीका है, अगर आपको सारे अर्थ नहीं भी आते हैं तो भी ये मेन बेस है। ठीक, अब इसमें लिखने को थोड़ा सा रह गया है तो कल लिखवाएंगे, क्योंकि कल भी समास ही पढ़ना है। जब तक समास खत्म नहीं हो जाता समास ही पढ़ना है, उसके बाद समास का अभ्यास करना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं सेव करे दे रहा हूं, उसको भिजवा लेना।